रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना। सबसे पहले प्रश्न आता है कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्यों होता है, व्हाई दे नीड रिप्रोडक्शन। क्या जरूरत है रिप्रोडक्शन की? उनकी स्पीसीज इस अर्थ पर बनी रहे, इस कारण से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब चूंकि रिप्रोड्यूस करते हैं वो, और जब हम इवोल्यूशन को देखते हैं तो इवोल्यूशन में रिप्रोडक्शन के दो एस्पेक्ट होके आते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो एस्पेक्ट कौन से हैं बच्चों? asexual reproduction and the second one is sexual reproduction. asexual reproduction क्या होता है? हाँ? इन बच्ची का कहना ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो विधि है जिसमें कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता, नो गैमेट्स। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें गैमेट्स बनते हैं। ठीक, एक में गैमेट्स बनेंगे, एक में गैमेट्स नहीं बनेंगे। जब किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनेंगे, गैमेट्स तो है ही नहीं, और गैमेट्स बनने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होता है? सेल डिवीजन, मियोसिस। क्या होता है? दो तरह के सेल डिवीजन आपने पढ़े हैं, कौन कौन से? माइटोसिस एंड सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, मियोसिस के फलस्वरूप, रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ रह जाते हैं, है ना? कितने रह जाते हैं? हाफ। ह्यूमन की सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चे? 23 पेयर। और जब रिडक्शन डिवीजन में जाएंगे तो कितने रह जाएंगे वो? 23। 23 पेयर से 23, यानी एक पेयर में से एक। इट मीन्स, सीधा सा मतलब ये हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि मियोसिस नहीं है, और मियोसिस में एक और प्रोसीजर है क्रॉसिंग ओवर का, आपने क्रॉसिंग ओवर भी पढ़ा है? एक्सचेंज होते हैं क्रोमोसोम के, जिसमें टुकड़े एक्सचेंज होते हैं, जिससे क्रोमोसोम की जीन पैटर्न में चेंज आता है। और जब जीन पैटर्न में चेंज आता है तो इट मीन्स इंडिविजुअल में चेंज आता है, और इंडिविजुअल में चेंज आने का मतलब वेरिएशन, है ना? तो वेरिएशन कहां जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन की संभावना ज्यादा है, और जहां वेरिएशन है वहीं एग्जिस्टेंस है, क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, कोई भी चीज स्टेबल नहीं, हर एक चीज परिवर्तनशील है, बदलती रहती है ना? और उस बदलाव के अगेंस्ट यदि जीव अपने आप को ढाल लेता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वाइवल कहते हैं। और जो सर्वाइव करता है वही आगे जाके अपने थोड़े थोड़े चेंजेस लाके डिफरेंस लाता है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। भाई ये चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई, लेकिन बेसिक वही है, बेसिक वही है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली किसमें देखने को मिलता है? जो लोअर एनिमल्स हैं,
उनमें मेनली क्या देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जैसे जैसे यानी यूनिसेलुलर जैसे है ना, सिलेंट्रेट्स है, कोरिफेरस में भी है, प्लेटीहेल्मिन्थस में भी है, तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बनिस्पत की सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव टाइप का है, और जैसे जैसे एडवांस बढ़ता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ता चला जाए, है ना। कोई भी एक्टिविटी अगर हमारी बॉडी में होती है, whether it is sexual reproduction, asexual reproduction, or whether it is respiration, it is circulation, excretion, digestion, they are controlled and coordinated. उनका कंट्रोलिंग भी है और कोऑर्डिनेशन, है ना। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने बताया नो गैमेट्स फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा आपने गैमेट्स फॉर्मेशन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा कोई वेरिएशन नहीं होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली सिंगल पेरेंट्स होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मिनिमम 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है पूरा का पूरा। सबसे पहले तो हमने क्या कहा था, गैमेट फॉर्मेशन। सबसे पहले तो क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन है। गैमेट्स में भी 2 टाइप, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 तरह के गैमेट्स हो सकते हैं बच्चों, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो गैमेट्स मेल में प्रोड्यूस होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, मेल गैमेट्स। ये मैं जनरल बता रहा हूं, अभी से बाहर नहीं, अभी मैं वो चीजें लेके चल रहा हूँ जो जनरल हमें यूज पड़ेगी, है ना। फिर हम इसे कंटिन्यूस में लेके चलेंगे। जो मेल में बनते हैं, और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं जो फीमेल में बनते हैं। मेल गैमेट्स की खास बात होती है, दे आर जनरली मोटाइल। मेल गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मूवमेंट करते हैं। और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, ये मेल गैमेट की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फीमेल गैमेट तक अपनी अप्रोच बनाए, फीमेल गैमेट तक अपनी अप्रोच बनाए। तो दे आर मूवेबल, उनमें मूवमेंट होता है, और फीमेल गैमेट्स में मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट्स अगर है, यूनिसेलुलर सेल है, मूवमेंट्स के लिए या तो फ्लैजला होगा उसमें या सीलिया होगा, है ना, या तो फ्लैजला होगा या सीलिया होगा। तो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का लेवल क्या है, उसके गैमेट्स कैसे होने वाले हैं। फीमेल गैमेट्स जनरली लार्जर रहता है मेल गैमेट से, क्योंकि इसे मूवमेंट तो करना नहीं है, और इमूवेबल हो, और इमूवेबल। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन लगता तो एक छोटी सी बात है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट फॉर्मेशन को क्या कहते हैं बच्चों, गैमेटोजेनेसिस। और हमने कहा गैमेटोजेनेसिस के बाद मेल गैमीट्स जो है फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं, और अगर मैन के केस में देखें तो दे विल बी इंजेक्टेड। वो क्या किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, एंड दैट इज ए फिनोमेना इंसेमिनेशन। क्या फिनोमेना आ जाती है, इंसेमिनेशन। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स देखो है क्या, मेल और फीमेल गैमेट्स न्यूक्लियस ही तो है। देखिए बेसिक समझिए इसका, बेसिक मियोसिस है, मियोसिस में क्रोमोसोम चेंज हुए हैं। अब क्योंकि वो हैप्लॉइड है, क्या है वो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ है, लेकिन अगर इंडिविजुअल बनना है तो उन्हें डिप्लॉयड होना पड़ेगा। और डिप्लॉयड होने के लिए अगर सेम ही पैटर्न होगा क्रोमोसोम्स का, सेम ही जीनिक पैटर्न होगा, तो उस रिप्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है, सेक्सुअल है वो, फिर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेटर हो गया उससे। तो इसलिए उनके चूंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो जीनी पैटर्न है और जो जीन के टाइप है उनमें चेंज है, उनमें वेरिएशन है, तो अब ये फ्यूज होना चाहेंगे। क्या होना चाहेंगे, फ्यूज। गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। और जब फ्यूजन होके मेल एंड फीमेल गैमेट एक जाइगोट बनाते हैं, तो ये घटना होती है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बच्चों,
ये होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और उनके न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। ह्यूमन के केस में जाइगोट में फिर क्या होंगे, क्लीवेज, है ना। यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज होंगे, है ना। स्टेज बनेगी, एक सेल से दो सेल, चार, मोरुला स्टेज आएगी, फिर ब्लास्टुला आएगी, ब्लास्टोसील मिलेगी। और जब ब्लास्टोसील बन जाती है, इस एज में आ जाता है ब्लास्ट वाले में, तब जाके वो जो एम्ब्रियो है वो क्या होता है, क्या होता है एम्ब्रियो, यूट्रस की दीवार पे चिपकता है जाके। यूट्रस की दीवार पे क्या होता है, चिपकता है। और जब यूट्रस की दीवार पे चिपक जाता है उसके बाद क्या होता है, फर्दर क्लीवेज होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है इसका, है ना। क्या होता है, हाँ, है गैस्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक कहा। और उसके बाद फिर क्या होगा, वो पार्चुरेशन होगा। जब वो डेवलप हो जाएगा, उसे बाहर भी आना है, उसे नई दुनिया में भी आना है, तो पार्चुरेशन। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हमें स्टडी करना है। हर एक घटना, हर एक स्टेप कंट्रोल्ड है। क्या है, कंट्रोल्ड है, कोऑर्डिनेटेड है बाय बाय न्यूरल एंड केमिकल, न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल भी है और न्यूरल कंट्रोल भी है। अच्छा, केमिकल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल में मेन डिफरेंस क्या है बच्चों, क्यों होता है स्लो, केमिकल कंट्रोल स्लो क्यों होता है और न्यूरल कंट्रोल फास्ट क्यों होता है, कोई बच्चा बताएगा मुझे। न्यूरल कंट्रोल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, इसलिए क्या है, फास्ट है। केमिकल कंट्रोल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, तो फिर इसकी जरूरत क्या है। अब ये है, वेरी गुड। मेन चीज यही है कि न्यूरॉन हर सेल तक नहीं पहुंच पाता। हर एक सेल के, वो ऑर्गन टू ऑर्गन, टिश्यू टू टिश्यू तो कर सकता है कनेक्टेड, लेकिन हर एक सेल से कनेक्शन नहीं हो सकता। और हमें जरूरत किसकी है, एक रेगुलर, है ना, रेगुलर इंटीग्रिटी की जरूरत है कि चीजें लगातार होती रहें। दूसरा फैक्टर ये बता ही दिया इन्होंने कि जो न्यूरल कंट्रोल है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। और केमिकल कंट्रोल क्या होता है? अच्छा, केमिकल कंट्रोल जिन केमिकल्स के द्वारा होता है उन्हें क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, हॉर्मोन। हॉर्मोन्स की परिभाषा क्या होती है, हैं? तीन बातें हैं, हॉर्मोन से तीन कैरेक्टरिस्टिक है ना। क्या क्या, नॉन न्यूट्रिएंट है, इंटरसेलुलर मैसेंजर है, ना, ना, हाँ, ट्रेस अमाउंट में है। वो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तभी तो ये डेफिनेशन की जरूरत आई। वरना पहले तो डेफिनेशन क्या होती थी कि वे केमिकल, वे रसायन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों, डक्ट विहीन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं और ब्लड के द्वारा जो है अपने टारगेट ऑर्गन्स में कार्यशील होते हैं। लेकिन वो ग्लैंड रिफ्लेक्स ना भी हो सकती, तो भी वो हार्मोन, कुछ बहुत से हार्मोन ऐसे हैं। आपने देखा आपका हार्ट भी हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, आपकी किडनी भी हार्मोन सिक्रीट कर रही है, आपका इंटेस्टाइन से भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। तो यानी ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, लेकिन वो तो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो इसलिए एंडोक्राइन वाला कॉन्सेप्ट जो है आप नहीं कह सकते। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक इन केमिकल्स की है। नंबर एक, नॉन न्यूट्रिएंट्स हैं ये। नंबर दो, ये मेन है इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर मैसेंजर का मतलब ईच सेल को उन्होंने कवर कर लिया, जो हमने बताया था कि जरूरत क्यों है। और तीसरा क्या है, बहुत छोटा सा अमाउंट, बहुत थोड़ा सा अमाउंट, है ना, बहुत थोड़ा सा अमाउंट।
अब हमारी जो गैमीट फॉर्मेशन की जर्नी है वो भी हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल्ड है ना? किसके द्वारा कंट्रोल्ड है? गैमीट्स। अभी मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट्स का फॉर्मेशन कौन से हार्मोन्स के द्वारा इनिशिएटेड होता है? उस हार्मोन्स का नाम बताना है जिसके द्वारा ये इनिशिएटेड होता है। हाथ खड़े करें। एक, दो, एक, दो, तीन, चार। हाँ, एफ एस एच। इन्होंने कहा एफ एस एच। एफ एस एच, दूसरी कह रही है एल एच, तीसरी क्या कह रही है? एंड्रोजन, एंड्रोजन, और चौथी कह रही है गोनेडोट्रोपिन। है ना? चौथी ने कहा गोनेडोट्रोपिन। कोई एक सही है पूरी तरह से? कोई एक पूरी तरह से सही है इन चार में से? कौन सा सही है? फर्स्ट। फर्स्ट कौन बोला? हाथ खड़े करो फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले एक बोली। और कोई है फर्स्ट वाला? और कोई? आप भी फर्स्ट वाले हैं। एफ एस एच। एल एच वाला कौन है? एल एच भी तो तुम्हारे में से ही आया था। नहीं है? इन्होंने दोनों बोले थे। इन्हें एल एच नहीं बोला इसने। अच्छा, और एंड्रोजन किसने बोला है? एंड्रोजन आपने बोला है। और गोनेडोट्रोपिन आपने बोला है। क्या होते हैं गोनेडोट्रोपिन? हार्मोन होते हैं जो आगे और जाके इन्हें एफएसएच और एलएच को कहेंगे कि तुम भी सिक्रेशन हेल्प करेंगे। फिर मेन तो गोनेडोट्रोपिन। अच्छा अच्छा सर ने इनिशिएट हुआ था तो मैंने वहां से लिया था कि टू देने से मतलब जब कोई भी उस पर में से खास सिक्स और कैसे कि मतलब क्वेश्चन क्या था मेरा? कौन से हार्मोन इनिशिएट करते हैं? इनिशिएट करते, प्रारंभ करते हैं। गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन वास्तव में देखो ये ट्रोपिन हार्मोन क्या है? ट्रोपिन ट्रोपिन ट्रोपिक हार्मोन क्या होते हैं? ट्रोपिक हार्मोन क्या होते हैं बच्चों? पता है ट्रोपिक हार्मोन क्या होते हैं? हैं? नहीं पता? कितने बच्चों को पता है ट्रोपिक हार्मोन क्या होते हैं? हाथ खड़ा करो जिन बच्चों को ट्रोपिक हार्मोन के बारे में पता है। एक या दो बच्चे को पता है ट्रोपिक हार्मोन के बारे में, बाकी को नहीं पता ट्रोपिक हार्मोन क्या होते हैं। देखो सुन लो ट्रोपिक हार्मोन क्या होते हैं। बहुत छोटी सी बात है। और यहीं पे क्योंकि गोनेडोट्रोपिन उन्होंने कहा था यहाँ पे कंफ्यूजन था तो ट्रोपिक का जिक्र आया। ट्रोपिक हार्मोन बच्चों वो हार्मोन होते हैं जो जिस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं वो उस ग्लैंड के अलावा अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई तुम अपने हार्मोन्स निकालो। है ना? तुम अपने हार्मोन्स निकालो। और ये जनरली पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होते हैं। हार्मोन किसके द्वारा निकाले जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स निकालती है जिनमें एक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। ये दो हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग क्या करता है? फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है
किस काम के लिए? गैमेटोजेनेसिस के लिए। प्योर तो फीमेल में, प्योर तो फीमेल है। कौन? और एलएच क्या करता है मेल में? एंड्रोजन क्या करता है? सर कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनाता है, और जो सेकेंडरी एक्सेसरी ऑर्गन्स है उन्हें भी जनरली यही होता है। तो हमारा प्रश्न था कि भैया कौन इनिशिएट करता है? तो कौन इनिशिएट करता है? FSH। ठीक है ना? क्लियर? तो हमने अभी बताया कि भैया गैमेटोजेनेसिस है। क्या है? गैमेटोजेनेसिस है मेल में एंड फीमेल में। मेल में एंड फीमेल में। मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन है? टेस्टिस। और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवेरी। ठीक। और गोनेडोट्रोपिन सिक्रीट कहां से होता है? हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। गोनेडोट्रोपिन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। हैं? का पिट्यूटरी से ही होता है। और पिट्यूटरी कहाँ होती है? हैं? पिट्यूटरी कहाँ होती है? फॉर ब्रेन में। पिट्यूटरी कहाँ होती है? फॉर ब्रेन में। फॉर ब्रेन में कहाँ? डायंसिफेलन में। डायंसिफेलन सिलेक्ट की हुई। और कौन सी हड्डी थी वो? इसमें गड्ढा होता है स्फेनॉइड। और उसका गड्ढा कौन सा होता है? सेला टर्सिका। अच्छा, एक और प्रश्न। पिट्यूटरी कोई नहीं बोलेगा। पिट्यूटरी को ये कौन कहता है कि तू गोनेडोट्रोपिन निकाल? हाइपोथैलेमस कहता है। कौन सा कहता है? हाइपोथैलेमस कहता है। तो देखिए ब्रेन कहीं ना कहीं न्यूरल कंट्रोल आ गया। मैंने कहा ना न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल दोनों है। न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल दोनों। कहाँ पिट्यूटरी, कहाँ हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस न्यूरो सिक्रेटरी है। हाइपोथैलेमस क्या है? न्यूरो सिक्रेटरी। ठीक है। वहां से चला और उसने कौन सा हार्मोन निकाला? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और उसने क्या किया? उसने क्या किया? किसे? अच्छा हाँ, एक और प्रश्न रह गया, अभी यही रहेगा। लड़कों से आइए। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है पिट्यूटरी निकालती है ना? का देखो तुम्हारे लिए कितना आसान कर दिया, इतना बता दिया पिट्यूटरी निकालती है। कौन सा पार्ट निकालता है? पार्स डिस्टेलिस या पार्स नर्वोसा? पार्स डिस्टेलिस या पार्स नर्वोसा? एडिनो हाइपोफाइसिस या न्यूरो हाइपोफाइसिस? अब देखो मैंने सारा हिंट दे दिया। अब तो कोई नहीं बता रहा। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 2-3 बच्चे तो बताने चाहिए थे। इतना तो मुश्किल नहीं है, वो सिंपल है। कितने बच्चों को पता है? इधर हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5। हाँ, कौन सा है? एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस किसे कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी को। न्यूरो हाइपोफाइसिस किसे कहते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, है ना?
और हाइपोफाइसिस किसे कहते हैं? सर हाइपोफाइसिस किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस। क्या नाम है बच्चों? हाइपोफाइसिस। और क्या निकल रहा है वहां से? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग। कहां से? नहीं, गलत। देखो, 2-3 लाइन में 2 बात समझ लो तो कभी कंफ्यूजन नहीं होने का। जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है ना, वो हाइपोथैलेमस से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? हाइपोथैलेमस से कुल कितने हार्मोन निकलते हैं? कितने निकलते हैं? 9। उसमें से 6 रिलीजिंग हैं और 3 इनहिबिटरी हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं टोटल? 9। 6 उसमें से क्या है? रिलीजिंग हार्मोन है और 3 कैसे हैं? इनहिबिटिंग। रिलीजिंग हार्मोन सरप्लस करते हैं किसी भी हार्मोन की सिक्रीशन को, और इनहिबिटिंग वो सप्रेस करते हैं। क्लियर? तो जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है क्या कहां से निकलेंगे? अच्छा, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? हैं? मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? गलत। हैं? मास्टर ऑफ मास्टर क्या है? हाइपोथैलेमस। और मास्टर ग्लैंड क्या है? वास्तव में हुआ ये है, वास्तव में जो सही बात ये है, ये तो बाद का कॉन्सेप्ट है। सही कॉन्सेप्ट ये है कि पिट्यूटरी को पहले मास्टर ग्लैंड कहते थे। अब कोई भी मास्टर ग्लैंड नहीं है। अब कोई भी मास्टर ग्लैंड वास्तव में नहीं, वास्तव में तो ये है। लेकिन जो पहले बात कही गई थी उसे रखने के लिए हम क्या कह देते हैं? पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड ही रखे और उसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। चलिए वापस आते हैं गैमेटोजेनेसिस पे, क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक है। ओवरी के आपने पिट्यूटरी के बता दिए बच्चों ने कि 2 भाग होते हैं, वैसे तो 3 है ना? अच्छा, एक तो पार्स डिस्टेलिस कहाँ है, एक पार्स नर्वोसा कहाँ है ना? अब हम 3 पार्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तीसरा पार्ट क्या है, कौन बताएगा? 3 हाथ खड़े हुए, हाँ बीच वाली लड़की। पार्स इंटर क्या, और ये किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा किसे कहते हैं? पार्स इंटरमीडिया किसे कहते हैं? जो एडिनो हाइपोफाइसिस है बच्चों, एनसीईआरटी ऐसा लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है ये कि उसके 2 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? कौन कौन से? पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटर। पार्स डिस्टेलिस को तो एंटीरियर पिट्यूटरी कहा है और पार्स इंटरमीडिया को इंटरमीडिएट पिट्यूटरी कहा है। हालांकि ह्यूमन के केस में इंटरमीडिएट पिट्यूटरी जो है काफी क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है, बहुत कम विकसित होती है और केवल एक ही हार्मोन से सिक्रीट करती है। एक ही। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, 2 हार्मोन, अब ये बच्ची से मेरे दिमाग में आ गई बात। पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी पार्स नर्वोसा के द्वारा सिक्रीटेड होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? हाँ, क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। के द्वारा सिक्रीटेड होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? उससे रिलीज होते हैं। वो रिलीज करती है, सिक्रीट नहीं करती। क्या करती है? सिक्रीट कहाँ हुए हैं वो? हाइपोथैलेमस में हुए सिक्रीट। तो ये पूछना था।
है ना? तो गैमेटोजेनेसिस में कौन कर रहा है? FSH। क्या नाम दिया गया इसे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसे स्टिमुलेट करेगा ये? गैमीट्स, गैमीट सेल को। किसे करेंगे स्टिमुलेट? गैमीट सेल को। किसी बच्चे को पता है ह्यूमन में गैमीट सेल का नाम क्या है जो गैमेटोजेनेसिस करती हैं? हैं? पता है किसी को? जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, oogenesis होता है। ठीक है, नहीं यही पूछा था, यही पूछा था हमने। FSH की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है FSH। पक्का? प्रोटीनस है ये? है? स्टेरॉइड है? अच्छा, स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से हैं? ठीक है ना? सब बच्चों को पता होना चाहिए कि FSH का, क्योंकि हम FSH के फंक्शन पे आएंगे कि कैसे फंक्शन करता है, किस प्रकार से स्पर्मेटोगोनिया और oogonia को इनिशिएट करता है। क्लियर? अच्छा, एक और चीज बता दो मुझे, FSH लोकल हार्मोन है या सर्कुलेटरी हार्मोन है? ये लोकल हार्मोन है या सर्कुलेटरी हार्मोन? जल्दी बोलो। इन दोनों में अंतर क्या है? लोकल और सर्कुलेटिंग। अंतर नहीं है। अभी हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक सर्कुलेटरी और एक लोकल। सर्कुलेटरी हार्मोन वो हार्मोन्स होते हैं जो किसी एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं, और सिक्रीट होने से पहले सबसे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में छोड़े जाते हैं। कहां छोड़े जाते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में छोड़े जाते हैं, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर वो ट्रेवल करके अपने टारगेट टिश्यू पर पहुंचते हैं, टीटी पर पहुंचते हैं। ठीक है? लोकल हार्मोन क्या होते हैं? वो सिक्रीट होते हैं, और जहां से वो सिक्रीट होते हैं उसी के पास, उसी के पास अपनी टारगेट सेल होती है, और वहां पर वो रिएक्ट करते हैं। वो यानी ब्लड के थ्रू सर्कुलेट नहीं हो रहे। तो ये कैसा है? क्योंकि मैंने बता दिया पिट्यूटरी से है, और काम कहाँ कर रहा है ये जाके? गोनेड में जाके काम कर रहा है। काम कहाँ कर रहा है? गोनेड्स में। तो पिट्यूटरी से निकल के गोनेड्स तक ऐसे थोड़ा ना पहुंच जाएगा वो। कैसे पहुंचेगा? ब्लड के थ्रू जाएगा, है ना? लोकल भी, जब लोकल भी पूछ लिया तो लोकल भी दो तरह के होते हैं। लोकल भी कितने तरह के होते हैं? दो। एक होमोट्रोपिक, एक पैराट्रोपिक। एक होमोट्रोपिक और एक होमोट्रोपिक वो होते हैं उसी सेल से सिक्रीट हुए, बाहर निकले, और फिर उसी सेल पे उसके क्या है? टारगेट सेल भी वही है। लेकिन टारगेट सेल होने का मतलब अंदर से अंदर काम नहीं करेगा वो, बाहर तो उसे निकलना ही पड़ेगा एक बार। फिर बाहर से फिर वो किसके थ्रू आएगा? रिसेप्टर्स के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा? और जब रिसेप्टर्स के थ्रू आएगा तब काम करेगा। क्लियर? जो लोकल है ये तो समझ में आ गया। लोकल कौन होते हैं? लोकल हार्मोन वही होते हैं जिनकी टारगेट सेल बहुत पास होती है, उनकी टारगेट सेल उनके बहुत करीब होती है। वो या तो उनकी टारगेट सेल खुद हो, अगर खुद ही टारगेट सेल है तो उन्हें क्या कहा हमने? ऑटोट्रोपिक।
और अगर दूसरी है तो पैराट्रोपिक। लेकिन पैराट्रोपिक होने का मतलब कि ज्यादा दूर टारगेट सेल नहीं है उनमें। अब जाएगा तो रिसेप्टर के थ्रू ही। हार्मोन देखो ऐसे समझो, मान लिया ये कोई सेल ए है, क्या है, ए है, और ये सेल बी है, और ये क्या दिखाया मैंने इनके रिसेप्टर। अब ये हार्मोन्स निकला इससे, क्या निकला ये हार्मोन्स, ये बाहर आया, आ गया। अगर ये हार्मोन यहां से निकलकर और वापस ए सेल के रिसेप्टर के द्वारा ही इस पे काम करे, तब हम इन्हें क्या कहेंगे, ऑटो, क्योंकि वो उसी सेल को कर रहा है, ऑटो कर रहा है स्वयं। लेकिन अगर ये यहां से निकले और बी सेल के रिसेप्टर्स के द्वारा एक्सेप्ट होके तब अंदर आके काम करे, तब हम उसे क्या कहेंगे, पैराट्रोपिक। ये फर्क होता है पैराट्रोपिक और होमोट्रोपिक, ठीक है। और सर्कुलेटरी हार्मोन, यहाँ पे ब्लड का तो कोई कॉन्सेप्ट आया ही नहीं क्योंकि पास पास है। यहाँ पे सर्कुलेटरी हार्मोन जो है, जो जेन्युइन हार्मोन जिन्हें हम कहते हैं भाई ब्लड, जिनके बारे में ये था कि भाई ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होके जाते हैं, तो वो हार्मोन्स है। तो एफएसएच कैसा हार्मोन है, एक सर्कुलेटरी हार्मोन। कैसा हार्मोन है बच्चों, एक सर्कुलेटरी हार्मोन है, ब्लड के द्वारा जाता है, पिट्यूटरी से निकला है, ब्लड से जाए। एक और चीज देखिए, अगर हम मेल के केस में देखें, मैन के केस में देखें, किसमें देखें, मैन के केस में देखें, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे कहते हैं, मैन के केस में मैं बता रहा हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है कब, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। यानी एट द एज ऑफ प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस मैसेज भेजेगा, यानी हार्मोन्स निकालेगा, कौन सा, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तब गोनेडोट्रोपिन निकलेगा, और जब गोनेडोट्रोपिन निकलेगा तो वो एफएसएच और एलएच बनाएगा, यानी एफएसएच और एलएच के रूप में दोनों को कंबाइन रूप में कहा जाता है, इन्हें गोनेडोट्रोपिन। और फिर एफएसएच काम करेगा स्पर्मेटोगोनिया के, उन्हें स्टिमुलेट करेगा स्पर्म बनाने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो टाइम क्लॉक या बायोलॉजिकल क्लॉक जो इंटरनल हम में चल रही है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज आल्सो, वो चीज भी हमें यहां पर देखेंगे, क्योंकि हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी पढ़ना, क्या पढ़ने हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी स्टडी करना, क्लियर। ऐसे ही मेल में, ऐसे ही बढ़े आगे। तो सब बच्चों को रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया, रिप्रोडक्शन के टाइप समझ में आ गए, किस टाइप में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया बच्चों कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एडवांस क्यों है, समझ में आया नहीं यार। चलो एक चीज और पूछ लेता हूँ, शुरू में भी पूछी थी मैंने, देखूं कितने बच्चों को याद, इधर से पहले जवाब देंगे। रिप्रोडक्शन ऑर्गेन की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये आपको बताना है। अब ये मैं याददाश्त चेक कर रहा हूं आप लोगों की, जल्दी बोलो। नहीं पता, अच्छा ये पता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, हैं? या ये भूल गए, तो सब भूलने पड़े लिखे। इधर कितनों को याद है कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, 1 2 3 4 5 5 6, हाँ है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या नहीं है, नहीं है,
क्या होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? सर जो डिफाइन जो डिफाइन करती है, वेरी गुड, जो डिफाइन करते हैं वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कितने बच्चों को पता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ पे 2-3 के हाथ खड़े हुए हैं। जो है बताओ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई वाद उसका ना। तो रिप्रोडक्शन का कोई अपवाद है जिसमें रिप्रोडक्शन ना होता फिर भी जिंदा हो? ऐसा है कोई? याद करो, रिप्रोडक्शन ना करता हो लेकिन फिर भी जिंदा हो। कितनों को याद है? कितनों का एग्जाम्पल याद है? हाँ, कौन है? अक्षर है। और मेन हनी रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो कैसे रहेगी? वर्कर्स। कौन है? वर्कर्स हनी। और ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ये सब के सब जीवित हैं लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, बैठिए। और फिर इस बात का जवाब दे ही दिया था, क्योंकि अगला प्रश्न मेरा ये आता कि अगर जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है तो रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है? तो इसका जवाब आपने सबसे शुरू में दे दिया था कि अपने स्पीसीज की एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए जो है स्पीसीज जो है रिप्रोड्यूस करती। जहां तक सब बच्चों को क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं बैठा जिसे क्लियर ना हो? हैं? क्यों बच्चों, क्लियर है सब कुछ? अब आते हैं मेल। अच्छा, आदमी जो है, ह्यूमन जो है, ओवी पैरस प्राणी है कि बीवी पैरस है? हैं? ह्यूमन, मैन नहीं, ह्यूमन। ह्यूमन ओवी पैरस है या बीवी पैरस है? हैं? जरायुज है या अंडोज है? जरायुज है, बच्चे देता है ना। वीवी पैरी, ओवी पैरी से वीवी पैरी, ओवी पैरस से देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आया? रिप्रोडक्शन का मतलब है रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन में फिर फिनोमेना समझ में आए, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। ठीक है, फिर सेक्सुअल में भी ओविपेरस, ओविपेरस और विविपेरस में विविपेरस एडवांस हो रहा है, ओविपेरस एडवांस नहीं है, है ना? ऐसा क्यों? सर क्योंकि वो एक डेवलप्ड अच्छा, ओविपेरस विविपेरस में मेन डिफरेंस इस बात का है, वो ये तो बात सही है। देखो, जाइगोट के अंदर है, मोटी बात सुनो, अंडे के अंदर क्या जाइगोट नहीं है? और डेवलप की बात, डेवलप होता डेवलप होता है तो उसमें पता रहता है कि कोशिकाल वगैरह हो जाता है और स्मृति हो पाता है। एक अंडर डेवलप, चलिए हम बताते हैं। जब हम ओविपेरस और विविपेरस की बात कर रहे हैं बच्चों, ओविपेरस में फिर दो कंडीशन आ जाती हैं। ओविपेरस में फिर दो कंडीशन आ जाती हैं, एक लार्वल स्टेज वाली, एक विदाउट लार्वल स्टेज वाली। फर्क कहाँ है? फर्क है उस स्टोर्ड फूड में जो एम्ब्रियो को मिलना है, उस स्टोर फूड को जो क्या मिल रहा है, एम्ब्रियो को मिलना है। एम्ब्रियो स्टोर फूड, भाई एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसे खाना चाहिए नहीं? वो तो है नहीं सक्षम खाना अपना खुद ढूंढ ले। तो अब खाना अगर कम है अंडे के अंदर, ओविपेरी में, ठीक है,
तो भैया लार्वल स्टेज आएगी, बीच में एक स्टेज आती है लार्वा स्टेज, वो खाना पीना करता है और फिर बाद में क्या कर देता है, फिर कायांतरण में जाता है, मेटामॉर्फोसिस में जाता है, फिर प्रजा डेवलप करता है। ये तो होती है लार्वल स्टेज। और जब सब कुछ उसके अंदर ही चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा चिड़िया अगर अंडे देती है तो चूजा ही बाहर निकलता है, लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं है। चिड़िया में चूजा था। नहीं, चिड़िया जब अंडे देगी तो अंडे से कौन बाहर निकले, उसे चूजा बोलते हैं। हैं? वो चिड़िया होते हैं, वो उन्हें सिद्धि चूजा कहा जाता है। केवल तुम्हारे घर में मुर्गी है तो इसलिए हम सब चूजे ही हैं। तो फर्क किसका आ गया बच्चे, अब फर्क किसका आ गया, भोजन का, स्टोर फूड का। अब पक्षियों के अंडे खाते हैं, आप जो है पक्षियों के अलावा और कोई अंडे दे रहा है वो नहीं खाते हैं, ज्यादा ज्यादा कछुए के खा लेते हैं आप अंडे। कितने बच्चे खाते हैं कछुए के अंडे, हैं? कछुए के अंडे कितने बच्चे खाते हैं, कछुए के मगरमच्छ के खा सकते हो आप अंडे, आपको पता नहीं चलता, आप तो मुर्गी के अंडों के साथ ही लेते हो। भाई देखो मिलावट तो हर जगह है ना, मुर्गी एक बार में कितना अंडा देती है, कुछ अनेक, कछुआ क्या देता है, अनेक, ठीक है। और अगर 8 अंडों के बीच में 4 अंडे वो भी हो गए तो आपको पता थोड़ा ना लगना, है ना। तो चलिए आगे आगे आ जाओ, ये तो मिलावट की बात हुई, अब आगे बढ़ते हैं। वो छोटे होते हैं, समवाट राउंड होते हैं, छोटे होते हैं, समवाट राउंड होते हैं। चलिए, तो रिजर्व फूड है, स्टोर फूड है, वो डिफाइन कर रहा है कि ओविपेरी जाएगी, विपेरी जाएगी। अच्छा, विपेरी में एक एडवांसमेंट तो होती है, लगातार सप्लाई है फूड की, डेवलपमेंट अनलिमिटेड है, प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट ना। अब यहाँ पर भी विविपेरी में भी 2 है, विविपेरी में भी 2 है। आपने देखा कि विविपेरी जब डेवलप हुई तो जो मार्सुपियन है उन्होंने बहुत अविकसित बच्चे दिए, बच्चे भी विकसित और अविकसित होते हैं। तो यानी एक स्टेज है, हर एक लेवल, हर एक लेवल की क्या है, स्टेज है, यानी डेवलपमेंट है, यानी इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन में जो विविपेरी है वो एडवांस है ओविपेरी से कई मामलों में। नंबर एक बच्चे ने बीच में कहा था प्रोटेक्टिव है, नंबर 2 सिक्योर है, उसमें भोजन है, सप्लाई है, मदर को ही कुछ हो जाए तो ही संतान पे बनेगी, अन्यथा उसे फूड पूरा मिल रहा है ना। और अब तो हमारी मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो रही है ना, कि अगर मदर पे बन गया तो फीटस को बचा लिया जाता है, फीटस को बचा लिया जाता है, कोशिश की जाती है कि उसे पूरा बचाया जाए और बचा भी ले, है ना। उससे पहले ही उसे जन्म करा देते हैं जब मदर पे कोई हार मारने वाला है ना। तो यानी विविपेरी एडवांस, विविपेरी क्या है, और विविपेरी में फिर एक और खेल है, बताओ क्या, 3 गेम है, 3 गेम है वहां पर। नंबर 1, एक टाइम में कितने बच्चों को जन्म देना है। अब अगर लोअर एनिमल्स को देखेंगे, आप लोअर एनिमल्स को देखेंगे तो क्या दिखता है, चूहे देखो, चूही देखो एक बार में 5-6 बच्चे दे देती है, 10-11 बच्चे दे देती है ना। और यानी यहाँ पर है, डॉग, बिच को देखो, बिच भी एक बार में 7-8 पिल्ले दे देती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, एडवांस जा रहे हैं, क्या हो रहा है, एडवांस हो रहे हैं। तो बच्चों की संख्या 1, क्योंकि उसका डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर उसका, हालांकि कभी कभी बाय फॉल्ट जो है ट्विंस होते हैं, ह्यूमन में भी ट्विंस होते हैं बाय फॉल्ट, लेकिन विविपेरिन और सिंगल बच्चे का जन्म जो है वो सबसे हेल्दी होता है, वो सबसे क्या होता है, हेल्दी होता है। क्लियर,
यहां तक बात समझ में आई हैं? क्यों बच्चों? अब हम करेंगे बात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। भाई मेल और फीमेल, फीमेल में क्या है? अलग अलग इंडिविजुअल है, मेल अलग है और फीमेल अलग है। यहां पर भी एक बात, मतलब हर जगह इवोल्यूशन है, मेल एंड फीमेल। मेल की अगर हम बात करें, मेल के जो सेक्स ऑर्गन है, प्राइम सेक्स ऑर्गन क्या बताए थे मैंने? क्या बताए थे? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी हैं, जिसमें क्या क्या आता है? वासा एफ्रेंस है, वासा डिफरेंस है ना, पीनस है एंड एपिडाइमिस है। एपिडाई ये है। ठीक। एक और क्वेश्चन आप जब 10th क्लास में से बहुत पूछा जाता है, लड़के जवाब देंगे इस बात का, और आपको जवाब देना ही चाहिए इसका। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्डोमेन के अंदर नहीं है, दे आर आउटसाइड द एब्डोमेन। एब्डोमेन के क्या है? वो बाहर है ना। खड़ा करेंगे, ऐसा क्यों है? कितने बच्चों को पता है? हाथ खड़ा करो। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिन्हें टेस्टिस कहते हैं, जो कि एक पेयर है, वो हमारे एब्डोमेन से बाहर है, उदर गुहा से बाहर हैं। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिन्हें ओवरी कहते हैं, वो उनमें एब्डोमेन के अंदर हैं। प्रश्न ये है कि मेल में ऑर्गन्स बाहर क्यों है? इस पे बता सकते भाई बताओ सर, स्पर्म को बनने चुप, बाकी को बताने सब कुछ तो ही बताएगा क्या? सब कुछ तो ही बताएगा क्या? इन्हें भी तो पता होना चाहिए अपने बारे में। हाथ खड़े करो, कितनों को पता है? नहीं पता, चल तू ही बता, खड़े होकर खड़े हुए बहुत। सर स्पर्म को बनने के लिए टेम्परेचर, बनने के लिए इसने कहा स्पर्म को बनने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। बैठ जाओ। तो लड़कियों ये बताओ, क्या इसका ये स्टेटमेंट ठीक है? स्पर्म को बनने के लिए सर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। हाँ हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस में चीजें आती हैं बहुत सारी। आपने कहा स्पर्म को बनने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए बॉडी से बाहर। अगर इसका ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सही स्टेटमेंट क्या है? कौन बताएगा? जल्दी बोलो। क्या स्पर्म को प्रोड्यूस होने के लिए या स्पर्म को मैच्योर होने के लिए? सरवाइव करने के लिए, मैच्योर बन, सरवाइव करेगा तभी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा। शुरू में तो बनेगा ही ना, और फिर मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा, तभी सरवाइव करेगा, है ना। बनने में कोई दिक्कत है ना, बनने में तो ऐसा ही स्पर्म है, ऐसा ही हुआ है। अच्छा, एक और बताओ बच्चा, टेस्टिस
जिस कैविटी में, जिस थैली में होते हैं, उसका नाम क्या है? कौन बताएगा मुझे? कल सारे लड़के पढ़ के आएंगे अपने बारे में, ठीक है? कौन बताएगा? स्क्रोटम। वहां का टेम्परेचर पूरी बॉडी की अपेक्षा 3 डिग्री सेल्सियस तक लो रहता है। 3 डिग्री सेल्सियस तक। ये भी याद रखना है। ये सारे जवाब सीपीएमसी में पूछे जाएंगे, तो नीट में पूछे जाएंगे, ठीक है? ये आपको आने ही चाहिए, और पूछे तो आपसे भी जाएंगे, आपको थोड़ा ना छोड़ देंगे वो, आपको तो याद रहे, आपको याद रहे, ठीक है? तो भाई आज हमने आपको जनरल बातें बताई हैं सारी, है ना? अब हम स्पेसिफिक में घुसेंगे, अब हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे। ये सब जनरल बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। और अब हम गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर oogenesis, यानी जितनी भी हमने घटनाएं बताई हैं, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, फिर क्या बताया दोबारा से? इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रेशन एंड पास्चुरेशन। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, याद करके आना अच्छी तरह से। टेस्ट हुआ है तुम्हारा? सर केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया? किसके हाईएस्ट आए थे? केमिकल कोऑर्डिनेशन में किसके हाईएस्ट? तो जैसा कि आपने देख लिया कि भाई मेल और फीमेल अलग अलग है, तो हमें मैन एंड वुमेन, मेल एंड फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया मेल रिप्रोडक्टिव। एक प्राइमरी ऑर्गन्स, कोई भी सिस्टम ऑर्गन से मिलके बनेगा। कोई भी सिस्टम किससे मिलके बनेगा? ऑर्गन से। और ऑर्गन्स कितने प्रकार के हैं? दो। नंबर एक प्राइमरी एंड फर्स्ट है प्राइमरी ऑर्गन एंड देन ए सेकेंडरी ऑर्गन्स। प्रश्न ये आता है कि प्राइमरी ऑर्गन्स किन्हें कहते हैं? क्या है ये नहीं है प्रश्न। प्राइमरी ऑर्गन्स किन्हें कहते हैं? क्यों इन्हें प्राइमरी ऑर्गन्स कहते हैं? क्योंकि ये शुरू में आ जाते हैं। एक बच्ची ने कहा क्योंकि ये बिल्कुल शुरू में आ जाते हैं, इस कारण से इन्हें प्राइमरी ऑर्गन्स कहते हैं। बाकी और कोई बच्चा इसे चेंज करना चाहेगा इस डेफिनेशन को? शुरू में आने से आपका क्या था? यानी शुरू में बनते हैं, हैं? मैंने आपको पहले बताया था ये बात। हाँ जी, इसने बच्ची ने कहा क्योंकि ये शुरू में बन जाते हैं इसलिए इन्हें प्राइमरी कहा जाता है। यस, आ जाओ। आप में से कोई बच्चा ये बताएगा, प्रश्न यहां पर ये आ रहा है कि सेक्स ऑर्गन्स टू टाइप में डिवाइड किए गए हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जल्दी से बैठिए।
सेक्स ऑर्गन को कितने भाग में डिवाइड किया गया? में। नंबर 1 प्राइमरी एंड नंबर 1 सेकेंडरी। प्रश्न ये पूछा गया कि भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। एक जवाब आया है, जो सेक्स ऑर्गन शुरू में बन जाते हैं, शुरू में दिखाई दे जाते हैं, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आते हैं। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को ये बच्चे ने बताई है, मैंने नहीं। अब इस डेफिनेशन को कोई बच्चा चेंज करना चाहता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के कंसर्न में, आप चेंज करना चाहती है? वेरी गुड। जिसमें हार्मोन्स नहीं है, गैमीट्स में वे ऑर्गन जो सीधे सीधे गैमीट फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? सीधे सीधे गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, वेदर इट इज मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट। इन द केस ऑफ मेल गैमीट्स होंगे, एंड इन द केस ऑफ फीमेल दे आर फीमेल गैमीट्स। ठीक है, दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर? ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई? कौन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं? जो सीधे सीधे गैमीट्स फॉर्मेशन करते हैं। तो प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है इन द केस ऑफ मैन क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस। अभी इनकी डिटेल करेंगे, अभी तो मेल एंड फीमेल पे चल रहे हैं। मेल के केस में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है? 3। नंबर 1 एसेसरी डक्ट्स। नंबर 1 एसेसरी डक्ट्स। नंबर 2 ग्लैंड्स। और नंबर 3 एक्सटर्नल जेनी। क्लियर? आ जाओ, क्लियर होगी ये बात? तीन पार्ट में, हालांकि एनसीईआरटी ने प्राइमरी का नाम तो दिया है उसने, मतलब दे दिया, बीच में कर दिया ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, लेकिन इस तरह से क्लासिफाई प्रॉपर नहीं किया था, तो मैंने आपको कर दिया। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में नेम ठीक है, टेस्टिस, बिल्कुल ठीक है। एसेसरी डक्ट्स में बहुत सारी डक्ट्स हैं। एसेसरी डक्ट्स में क्या है? बहुत सारी डक्ट्स हैं। कौन कौन सी डक्ट्स हैं? सबसे पहले वासा एफ्रेंस, सॉरी रेटा टेस्टिस। सबसे पहले आएगा रेटा टेस्टिस, क्योंकि हम जहां से चल रहे हैं सबसे पहले आएगा रेटा टेस्टिस। फिर वासा एफ्रेंस, फिर एपिडाइमिस, वासा डिफरेंट। ठीक है भैया? फिर आती हैं ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स में कितनी ग्लैंड्स हैं? 3 ग्लैंड्स हैं, 3 मेल ग्लैंड्स हैं बच्चों। एक है सेमाइनल वेसिकल, दूसरी है प्रोस्टेट, और तीसरी है, इस ग्लैंड के 2 नाम है। इस ग्लैंड के 2 नाम है। जो तीसरी ग्लैंड है इसके 2 नाम है। एक है काउपर ग्लैंड, इसका दूसरा नाम क्या है? बल्बो यूरिथ्री ग्लैंड। बल्ब होते, बल्ब की साइड तरह लगती है, तो इसका नाम क्या है? बल्बो यूरिथ्री ग्लैंड।
बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसे काउपस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारा का सारा मेल रिप्रोडक्टिव और अच्छा, एक आगे एक्सटर्नल जेनिटैलिया। ह्यूमन के केस में केवल एक ही एक्सटर्नल जेनिटैलिया है, दैट इज पेनिस। ठीक है बच्चों, यही हमें पढ़ना है, इसे ही हमें पढ़ना है। लिखा नहीं, इससे आएगा ना वापस, इससे नहीं आएगा, इस वाले से एक बार वो, ये तो कुछ हो। अब करूं नेक्स्ट वाला करो। ये चलिए नेक्स्ट लास्ट में नेक्स्ट ये यस सर अब करो। अब अंडू करूं। यस हाँ, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बल्कि ऑर्गन्स नहीं है, सिस्टम कहा हमने से। इस सिस्टम्स को हमने कितने बातों में बांटा, दो में। सिस्टम उठेगा ऑर्गन से, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनमें गैमेट्स का सीधे सीधे निर्माण होता है, एंड दे आर टेस्टिस, दे आर टेस्टिस। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैन के केस में क्या है, टेस्टिस है। अभी इनके नंबर पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे, इनका फंक्शन पढ़ेंगे और बाकी चीजें पढ़ेंगे। नंबर 2 आ गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को कितने पार्ट में बांट दिया मेल के केस में, 3। नंबर 1 एसेसरी डक्ट्स, नंबर 2 ग्लैंड्स, नंबर 3 एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर हम किसकी बात करें, एसेसरी डक्ट्स की बात करें, तो मेल के केस में क्या क्या एसेसरी डक्ट्स है, नंबर 1 रेटाटेस्टिस, नंबर 2 वासा एफरेंसिया, नंबर 3 एपिडाइमिस, नंबर 4 वासा डिफरेंस। ये डक्ट है ना। और उसके बाद एक डक्ट और है, लेकिन वो प्योर प्योर जो है, वो प्योर जो है रिप्रोडक्टिव डक्ट नहीं है, उसके साथ यूरिन भी जुड़ा हुआ है और वो गॉल ब्लैडर से निकली है, तो इसलिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वो डायरेक्ट निकली। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसकी हेल्प ले रहा है, उसकी क्या ले रहा है, हेल्प ले रहा है मेल के केस में, इसलिए उसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा गया है बाद में, लेकिन उसे इसमें कंसीडर नहीं किया गया। आप देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में उसे कंसीडर नहीं किया गया यूरिथ्रा को। ठीक है, इसके बाद ग्लैंड्स आती हैं, 3 मेल ग्लैंड्स हैं ओनली, कौन कौन सी, बल्बो यूरिथ्रिक ग्लैंड। ठीक है, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक है, एंड दैट इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। हटा दूं, अब आगे चलूं, एक सेकंड आपको क्या होगा, ऐसे आगे बढ़े हैं। डिफरेंस में एक क्या कह रही, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का निर्माण होता है। टीईएस टीईएस नहीं होता क्या, नहीं नहीं यार, मैंने तो यही पढ़ा, सिंगलर प्लूरल का अंतर है, इसमें सिंगलर प्लूरल का अंतर है बेटा। टेस्टिस जो है क्या होते हैं, एक पेयर, कितने होते हैं, 1 पेयर। नंबर में कितने हैं बच्चों, 1 पेयर। कलर इनका होता है व्हाइट, व्हाइट इन कलर है। ठीक है, साइज की अगर हम बात करें, लेंथ की,
4 to 5 सेंटीमीटर, और वेट की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर। होते कहाँ हैं ये, इनकी पोजीशन कहाँ है? पेल्विस रीजन में, पेल्विस रीजन में एब्डोमन से बाहर एक पाउच में स्थित होते हैं। किसमें स्थित होते हैं? पाउच। और उस पाउच का नाम क्या है? स्क्रोटम। पाउच का नाम क्या है? स्क्रोटम। अब हालांकि कल भी हमने आपने पूछा, पहले भी पूछा ये आपसे, स्क्रोटम का फंक्शन क्या है? स्क्रोटम दो काम करता है। एक तो पोजीशन देने का काम करता है, नंबर दो, स्क्रोटम में होने से जो टेम्परेचर है किसका? टेस्टिस का, वो डाउन हो जाता है टू 2.5 सेंटीमीटर, है ना, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, इतना डाउन हो जाता है। ये हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। किसमें हेल्प करता है? इट इज हेल्प इन स्पर्मेटो जेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है ये। स्पर्मेटोजेनेसिस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी स्पर्मेटोजेनेसिस लिख रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक वाइड प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन भी है और उसका मैच्योरेशन भी। उसका क्या है? मैच्योरेशन भी। क्लियर? ये बात, टेस्टिस को अगर हम देखें, टेस्टिस बाहर से कवर्ड है। क्या है? कवर्ड है। और ईच टेस्टिस में, अच्छा पहले एक डायग्राम वो बना दूं मैं थोड़ा सा। ये कौन है भाई? यूरिनरी ब्लैडर है। कौन है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ये कौन आ गए हैं? दो यूरिटर्स हैं ये कौन है बच्चे? यूरिटर्स हैं। और ये सपोज कीजिए टेस्टिस है। टेस्टिस एक कवरिंग के अंदर बंद है। और अभी टेस्टिस की पूरी बात करेंगे। यहां से जो ये वासा डिफरेंस है, ये वासा डिफरेंस यहाँ आई है, ऐसे ही इधर से इधर की वासा डिफरेंस आ जाएगी। ये लूप बनाते हुए जो हमारा जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, उसे एक लूप बनाते हुए आती है। और यहाँ पर हमारी कौन है? सेमिनल वेसिकल्स है। जब ये सेमिनल वेसिकल्स के पास पहुंचाती है तो ये फूल जाती है, एम्पुला बना लेती है, और यहां से एक डक्ट निकलती है, डक्ट के साथ ये कंबाइन हो जाती है। ऐसे ही ये एम्पुला बनेगी, यहाँ पे ये डक्ट के साथ कंबाइन होके खुलेगी। किसमें? यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा एक्चुअली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक यूरिथ्रे का हिस्सा जो है किसमें रहता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर रहता है। उसके बाद बल्बो यूरिथ्री ग्लैंड्स हैं यहाँ पर फिर उसके बाद पीनस शुरू हो जाता है। मोटा मोटा हिस्सा मैंने दिखाया है कि एक दिखाया कनेक्शन है ना,
इसके अंदर काफी चीजें आएंगी, अभी यहाँ पर काफी चीजें आएंगी, अभी इसे इसे और आगे डिटेल में यहां से लेके जाएंगे। ये टेस्टिस हो गया आपका। टेस्टिस से जो बाहर निकल रहा है वो कौन है, कौन सी डक्ट है वो, वासा डिफरेंस। कौन है, वासा डिफरेंस। देखो दो तरह का यहाँ पे बाहर है, वास्तव में तो वासा एफ्रेंस बाहर निकली है टेस्टिस से। टेस्टिस के भीतर से जो सी डक्ट बाहर निकलती है वो कौन सी है, वासा एफ्रेंस है। लेकिन ओवरऑल जो ऊपर वासा एफ्रेंस निकली है बाहर सही तरीके से, अगर अल्टरनेट पूछेगा भी दिखाऊंगा मैं कैसे निकली, वो चित्र बनाऊंगा अलग से, है ना। यहां से फिर ये, क्योंकि ये सारा का सारा इसके अंदर, वैसे तो यहां तक ये कवर है इसके अंदर, यू इस तरह से यू कवर है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर से बनाती है लूप, यहां से आ रही है कौन, ये भैया ये कौन है, ये कौन है, यूरिटर्स है। और यहां पर ये कौन है, और यहीं से क्या निकली है, ये ये यूरिथ्रा है। ये कौन है, सेमाइनल वेसिकल्स है। ये कौन है, ये कौन है, एम्पुला बना लिया इसमें, क्या बना लिया ये, एम्पुला। ये डक्ट है, अभी पता लगेगा डक्ट है ना। ये बल्बो, ये बल्ब है ऊपर, ये ऊपर वाला हिस्सा बल्ब है, और इसमें स्टॉक भी है, और इसके साथ मिलके बन जाती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसे अभी और डिटेल पढ़ेंगे, ये मोटा मोटा मैंने दिखाया आपको। अब अगर हम टेस्टिस की बात करें, ईच टेस्टिस की बात करें बच्चों, किसकी बात करें, टेस्टिस की, तो ईच टेस्टिस जो है लोब्स में बटा हुआ है। और कितने लोब हैं इस टेस्टिस में, 250, 250 लोब हैं एक टेस्टिस के अंदर, छोटे छोटे। इनकी संख्या कितनी है बच्चों, एक में लोब्स हैं 250, और एक लोब के अंदर, एक लोब के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। 1 से 3 क्या है बच्चे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, 1 से 3 क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी इनकी भी डिटेल है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो जो रेटे टेस्टिस है, रेटे टेस्टिस है, उसकी सहायता से किसमें जा रही हैं, वासा एफ्रेंसिया में। किसमें जा रही है, वासा एफ्रेंसिया सिंगुलर के लिए और वासा एफ्रेंस प्लूरल के लिए। बहुत तो वासा एफ्रेंसी जो है वो बच्चों कहां से बाहर निकल रही है, टेस्टिस से बाहर निकल रही, कहां निकल रही है, टेस्टिस से बाहर निकल रही। मैंने बताया था ना वासा एफ्रेंसी है जो कि टेस्टिस से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। और ये बाहर निकलकर किससे कनेक्ट हो रही है, एपिडीडाइमिस से, एपिडीडाइमिस से। यहां पे स्पर्म स्टोर होते हैं, यहां पर स्पर्म क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज है यहाँ पे, दो स्टोरेज है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी स्टोरेज यहीं पे है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये वासा एफरेंस को क्या हुआ,
ये एपिडिडाइमिस को क्या हुआ? एपिडिडाइमिस। अच्छा, ये एपिडिडाइमिस होता कहाँ है टेस्टिस के? एंटीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट में? पोस्टीरियर पार्ट। याद रखना है, ये पूछा जाता है। एपिडिडाइमिस कहाँ होता है? टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट में है ये, ठीक है। और इससे कनेक्ट है कौन? वासा डिफरेंस। अब डायग्राम को देख के जो गलती करते हैं बच्चे, वो गलती ना करें। डायग्राम में अगर देखें तो ऐसा लगेगा वासा डिफरेंस यहां से शुरू है, इसके एंटीरियर पार्ट पे, नहीं, लोअर पार्ट से। वासा डिफरेंस कहाँ है इसके? यहां पर है बच्चे, वासा डिफरेंस यहां है, वासा डिफरेंस। अगर ये एपिडिडाइमिस दिखाया जाए तो ये वास्तव में कहाँ है? इसके लोअर से, लोअर पार्ट, ठीक है। वासा डिफरेंस, क्लियर? वासा डिफरेंस फिर लूप बनाती है किससे? लूप किससे बनाती है? लूप बनाती है मतलब घूम के आती है, किससे? यूरेटर से, नहीं, यूरिनरी ब्लैडर से। लूप किससे बनाती है? यूरिनरी ब्लैडर पे, ठीक है। यूरेटर आता है उसके बीच में, यूरेटर भी आता है, कह सकते हैं आप यूरेटर। और फिर लेफ्ट की लेफ्ट के साथ, राइट की राइट के साथ। और फिर यहां पर है ग्लैंड, कौन सी? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड डायरेक्ट नहीं जुड़ती, एक डक्ट के द्वारा जुड़ती है। किसके द्वारा जुड़ती है? डक्ट के द्वारा जुड़ती है। ये है डक्ट, और इन डक्ट के साथ मिलकर ये यूरिथ्रा के साथ कंबाइन हो जाते हैं। यूरिथ्रा के साथ क्या हो जाते हैं? कंबाइन। और यूरिथ्रा को क्या कहते हैं? अब चूंकि मेल के केस में, मेल के केस में जो जर्म प्लाज्म है, यानी जो गैमीट्स हैं वो, और जो यूरिन है वो, उन दोनों के लिए केवल एक ही ओपनिंग। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? यूरिनो जेनाइटल डक्ट। उसे खाली ना तो यूरिथ्रा कहेंगे ना जेनाइटल डक्ट कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? यूरिथ्रा जेनाइटल डक्ट। और ये यूरिथ्रा का जो ओपनिंग है, यूरिथ्रा की जो ओपनिंग है बाहर, उसे क्या कहते हैं? यूरिथ्रा मेलेटस। ये दिस वन, क्लियर हो गया? डक्ट्स आ गई समझ में? डक्ट समझ में आ गई सारी? अभी इनका काम करेंगे हम, इन्हें लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले और अब आती हैं डक्ट्स के बाद ग्लैंड्स। कितनी ग्लैंड्स बताई मैंने? 3। सबसे पहले सबसे मेन है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स के अंदर भी सेमिनल प्लाज्मा बनता है ना? क्या बनता है? सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण होता है। 70% हिस्सा तीनों ग्लैंड में इसी का होता है, इसका सेमिनल वेसिकल्स का। इसमें क्या क्या है? इसमें फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, एंजाइम्स है। वो हेल्प करते हैं किसके लिए? मैच्योरेशन के लिए, स्पर्म के, उनकी हेल्थ के लिए। क्लियर? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है बच्चों जो कि जन्म के बाद से साइज में लगातार बढ़ती बढ़ती है ना? और फिर 40-45 के साल तो और बढ़ने लगती है ये। आपने कहीं कहीं पे देखा होगा, डॉक्टर के यहाँ लिखा होगा, एक कुछ शब्द आपको याद नहीं आते होंगे हिंदी में, गदूद का ऑपरेशन करा है। गदूद, व्हाट इज गदूद? गदूद इज प्रोस्टेट ग्लैंड। किसके लिए यूज किया उन्होंने ये? क्योंकि 50 प्लस की एज में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बढ़ना शुरू हो बढ़ जाती है, साइज में काफी बढ़ जाती है। साइज में क्या होते हैं? काफी बढ़ जाती है। और जब वो साइज में बढ़ जाती है तो जो पेल्विक एरिया है, अब यहाँ पे मेन काम है यूरिन पास करने का काम है, तो उसमें प्रॉब्लम करती है ये, है ना? और अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो कैंसर भी हो जाता है, कैंसरस भी हो जाती है ये। चलिए, अब इसके ये एसिडिक है। कैसी है नेचर में? एसिडिक रहती है ये। काम तो इसका ये है कि भाई प्रोस्टेट ग्लैंड एक तो मीडिया को एसिडिक बनाए रखी है। एसिडिक मीडिया क्या होता है? जो वायरल बैक्टीरिया है उन्हें मारने में काम, बैक्टीरिया जो उन्हें मीडिया नहीं देती पनपने, ठीक है। इसके अलावा
एक मीडियम भी मिलता है स्पर्म्स को क्या मिलता है, मीडियम भी मिलता है। सेमिनल वेसिकल्स का मैंने बता दिया मेन काम इनका न्यूट्रिशन का है। बल्बोयूरिथरी ग्लैंड क्या करते हैं, ये एल्कलाइन है, ये क्या है, एल्कलाइन है। ये मीडियम को एल्कलाइन बनाती है, ट्रैक को एल्कलाइन बनाती है। क्यों, क्योंकि एसिडिक मीडियम में स्पर्म क्या होते हैं, प्रॉपर काम नहीं करते, डेथ हो जाती है, तो इसलिए क्या बनाया जाता है, एल्कलाइन। और फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन को भी इसके सिक्रीशन से, किसके सिक्रीशन से, काउपर्स ग्लैंड के, बल्बोयूरिथरी ग्लैंड से, उसे ट्रैक को भी क्या बनाया जाता है, एल्कलाइन। क्योंकि फीमेल का जो जेनाइटल एरिया होता है वो हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक बच्चों इसलिए होता है, वो इसलिए नहीं कि कोई नुकसान के लिए, उसके फायदे के लिए महिलाओं को इसलिए होता है क्योंकि उनका वेजाइनल पोर्शन जो है सीधे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो, और उनको इन्फेक्शन लगने की, जैसे यूटीआई वगैरह जो इन्फेक्शन होते हैं, काफी संभावना हो सकती है बैक्टीरिया के पनपने की। इसलिए ट्रैक को कैसा रखा जाता है, एसिडिक। लेकिन अब यहां पे एसिडिक नहीं चाहिए, तो कोइटस के टाइम पे बल्बोयूरिथरी ग्लैंड अपने सिक्रीशन से क्या काम करती है, उसे क्या बना देती है, एल्कलाइन कर देती है, जिससे स्पर्म जो है सेफली जो है वहां पर पहुंच जाए। दूसरा ये लुब्रिकेशन का कार्य भी करती है, किसका काम करती है, लुब्रिकेशन का काम भी करते हैं। तो ये काम है किसका, ग्लैंड का। ग्लैंड के बाद कौन आई, कौन रह गया, ग्लैंड के बाद कौन रह गया है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। वो कौन होता है मेल के केस में, पेनिस। इसका काम क्या है, इसका काम है केवल इंसेमिनेशन, टू इजेक्ट सीमन इनटू फीमेल ट्रैक। इसका काम क्या है, सीमेन को फीमेल ट्रैक में क्या करना, इजेक्ट करना, जिससे कि इंसेमिनेशन हो सके। इसका यही काम है, और इसी काम के लिए इसमें प्रॉपर व्यवस्था रहती है। हाइड्रोलिक प्रेशर, इसमें क्या होता है, स्पंजी है इसकी वॉल जो है, और उसमें ब्लड सर्कुलेशन है, क्या है, ब्लड सर्कुलेशन है। और एट द टाइम ऑफ कोइटस द ब्लड सर्कुलेशन हाईली इंक्रीज्ड। क्या होता है, जो आर्टरी है उनमें ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, हाईली इंक्रीज हो जाता है, जिससे पेनिस जो है तैयार हो जाता है स्पर्म को, सीमेन को इंजेक्ट करने के लिए। और फिर क्योंकि इनके मसल्स हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। और ये कॉन्ट्रैक्शन यहां से शुरू होता है, और यहां से होता हुआ कॉन्ट्रैक्शन यहां तक पहुंचता है, जिससे कि सीमन एक वेलोसिटी के साथ जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर, यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब हमारा काम रह रहा है असली जो है किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। किसका काम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। इसमें और कोई पॉइंट छूटता है तो वो देखते हैं अभी यहां तक। एनसीईआरटी के तो सारे पॉइंट लगभग हमने कंप्लीट कर दिए। एनसीईआरटी में जो बातें बताई गई हैं वो लगभग हमने सारी कंप्लीट कर दिया, जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं यूनिट ट्रैक पे। तो अब एक चीज रहती है, एक क्वेश्चन आता है, स्पर्म का यदि रास्ता पूछा जाए, ट्रैक पूछा जाए कहां से कहां तक है, तो सबसे पहले क्या बताओगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर वो बीच में गायब भी कर देता है वो एक दो, ऐसा नहीं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको बिल्कुल स्रोत बता देगा, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को गायब भी कर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है सबसे पहले। उसके बाद कौन है, रेटे टेस्टिस। उसके बाद कौन है, वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया के बाद कौन है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद कौन है, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया के बाद कौन है, हाँ, कौन है, इजैकुलेटरी डक्ट। कौन है, इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद कौन है, यूरिथ्रा या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। और उसके बाद कौन है,
उसके बाद कौन है? सेमिनल सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है बेटा, वो अपने सिक्रीशन को मिला रही है उसमें, उसमें स्पर्म है? हैं? फिर ओपनिंग है उसके बाद तो सर बाहर यूरिथ्रा मेलेटस। इज दैट क्लियर? इन ट्रैक में से कोई सा भी बीच में गायब कर सकता है, इसलिए आपको ये ट्रैक का ये वाला पासवे याद रहना चाहिए। इस तरह से चलता है काम, ठीक है? तो ये इस पे प्रश्न आते हैं ट्रैक पे, इसमें सेमिनल वेसिकल भी बीच में घुसा दिया जाता है ना? तो ध्यान रखना है उसका जरा, ठीक है बच्चों? इसमें आगे बढ़े। एक प्रश्न और है यहाँ, एक प्रश्न और आता। हाँ, जो स्पर्म होते हैं उनमें जो टेल है उससे ही मूवमेंट करते हैं वो। टेल कब बन रही है? सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। तो स्पर्म यहां से गया यहां, यहां से गया यहां, यहां से गया एपिडाइमिस, और यहां तक कैसे जाना? टेल तो है, कैसे? है मीडियम का जो लिक्विड है उसके प्रेशर से, मीडियम का जो लिक्विड है उसके प्रेशर से, मीडियम का जो लिक्विड है उसके प्रेशर से, समझे नहीं? मीडियम का जो लिक्विड है उसके प्रेशर से जाते हैं। चलो वहाँ जाके